So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that we have started plant physiology. तो कल हमने ये स्टार्ट की, तो इसमें कल मैंने इस इंट्रोडक्ट लेक्चर दिया इसके बारे में. तो उसके बाद मैंने कहा ये जो प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें तीन सब टॉपिक्स आते हैं. वन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस है इसमें, रेस्पिरेशन है इसमें, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो उसके बाद हमने ये रेस्पिरेशन कल से स्टार्ट किया. तो उसमें मैंने कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, ये रेस्पिरेशन क्या होती है, हम कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे, एराबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन. तो ये सब कल हमने इंट्रोडक्शन में कल पढ़ लिया. तो उसके बाद मैंने कहा जो रेस्पिरेशन है ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. तो क्योंकि मेन जो मकसद जो इसका है टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल. तो ये स्टेप मल्टीपल स्टेप्स में होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स में होता है. तो ये जो रेस्पिरेशन होती है चाहे प्लांट्स में या एनिमल्स में, ये 4 स्टेप्स में होती है या 4 सब हेडिंग्स हम कहेंगे. तो उसमें पहले मैंने कहा वन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है ग्लाइकोलिसिस, और सेकंड स्टेप इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है ना, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ये सेकंड स्टेप आता है इसमें. तो थर्ड स्टेप इसमें आता है क्रेब्स साइकिल, और फोर्थ स्टेप इसमें आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे या आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे. तो दीज आर द 4 स्टेप्स जो मैकेनिज्म के तौर पर हमने पढ़ना है इस रेस्पिरेशन का. जब ये फूड मटेरियल सेल में दाखिल होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है या फूड मटेरियल जो है ये इन्हीं 4 स्टेप से गुजरता है और बाद में हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो आज का जो टॉपिक है ये ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ना है. तो पहले मैं ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकोस मीन्स शुगर. ग्लाइकोस मीन्स शुगर. तो कल मैंने बताया जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, जब वो फूड मटेरियल बनाते हैं तो वो फूड मटेरियल ग्लूकोज के तौर पर उसे हम पुकारते हैं. लेकिन मेन जो यहाँ ग्लूकोज इसमें फिर स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड एज सैक्रोस. तो जो सैक्रोस है यही मटेरियल, इससे हम ग्लूकोज हासिल करते हैं. तो ये डाइसैक्राइड है. अगर हम स्टार्च ले लेंगे दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैक्राइड. पॉलीसैक्राइड इसमें बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंबाइन होते हैं और चेन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉली. लेकिन ये जो सैक्रोस है इट इज डाइसैक्राइड. इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं. तो जब ये इसकी ब्रेक डाउन इसकी होती है तो ये एक ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज एंड सेकंड फ्रैक्टोज. ये जो सैक्रोस है इट इज अ सबस्ट्रेट या हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच इज यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो इसी से ये कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में और फ्रैक्टोज में. तो दोनों मॉलिक्यूल जो है ये इस ग्लाइकोलिसिस या बाकी स्टेप से गुजरते हैं. तो कभी कभी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, या व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज. नंबर 1. नंबर 2, केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा ये जो ग्लूकोज हम लिखते हैं C6H12O6, इसको भी लिखते हैं C6H12O6. सो दिस बोथ contains similar number of carbon, hydrogen and oxygen atoms. So as far as this number of atoms is concerned, या फार्मूला हम कहेंगे that is same. मगर इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. इसमें CHO ग्रुप होता है that is called as aldehyde group, और इनमें C डबल बॉन्ड O that is called as ketonic group. तो इस बुनियाद पर इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, तो उसको फ्रैक्टोज. तो कभी कभी ये आता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज. ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O. ठीक. तो ये दोनों सबस्टेंसेस इस ग्लाइकोलिसिस या रेस्पिरेशन में एज ए सबस्ट्रेट इस्तेमाल होते हैं. तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक टर्म है, इसमें 2 वर्ड्स आते हैं. ग्लाइकोस मीन्स शुगर, लिसिस मीन्स सुपरलेट. लिसिस मीन्स सुपरलेट.
तो सुप्लिट क्या होता है? सुप्लिट शुगर होता है। शुगर क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स है? 6। तो ये ब्रेक डाउन होता है C3 और C3 में, यानी 2 कंपाउंड बनते हैं, एक में 3 कार्बन होते हैं और दूसरा भी, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज लिसिस, आज कॉल्ड एज, ठीक है, सुप्लिट। तो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड। फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है कहाँ से? जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में दाखिल होता है तो इसकी लिसिस होती है, सुप्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो फाइनली इट गिव्स पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ग्लूकोज में कितने हैं? तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे यहाँ? 2 है ना, इसमें C3 है, यहाँ पर C6 है। अगर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा। सो C3 कार्बन, एक कंपाउंड है C3, दूसरा भी C3 बनेगा। सो इसका मतलब है एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर? सो हम कैसे आप डिफाइन करेंगे ग्लाइकोलिसिस? द प्रोसेस which involves splitting of or lysis of glucose molecule and form 2 molecules of pyruvic acid. Clear? तो ये 3 साइंटिस्ट थे एक्चुअली। वन इज कॉल्ड एज मेयरहॉफ, या एम्बिडिन, पहले एम्बिडिन था, एम्बिडिन, एम्बिडिन से कहते हैं, ठीक। और सेकंड है मेयरहॉफ। तो ये यहाँ पर एम्बिडिन, एक तो एम्बिडिन है, सेकंड मेयरहॉफ, तो थर्ड है जे पार्न्स। ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने ये ग्लाइकोलिसिस स्टडी की, इसका स्टडी की। तो इस बुनियाद पर ये जो ग्लाइकोलिसिस है, हमें इसे EMP पाथवे भी बोलते हैं। आप ये लिखो, द ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज EMP pathway. Why? Because it has been studied by 3 scientists. एक तो एम्बिडिन था, मेयरहॉफ था और पार्न्स था। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की, तो इन्हीं के नाम पर हम इसे EMP पाथवे कहते हैं। क्लियर? कभी कभी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, व्हाई इट इज कॉल्ड एज, या व्हाई EMP पाथवे। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस तो नहीं है, इसमें 10 स्टेप्स आते हैं। कितने? 10 स्टेप्स या 10 केमिकल रिएक्शन। आप ये लिखो, द ग्लाइकोलिसिस गोज अंडर 10 स्टेप केमिकल रिएक्शन या 10 स्टेप रिएक्शंस। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे आपका नीट है या आपका बोर्ड का एग्जाम है। ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? कितने होते हैं? 10 स्टेप्स या 10 केमिकल रिएक्शंस या 10 रिएक्शंस। क्लियर? तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये ग्लाइकोलिसिस जो है, यहाँ पर लिखेंगे हम ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने कार्बन हैं? शाबाश, 6 कार्बन। फार्मूला लिखेंगे C6H12O6। अब तो क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में फास्फोराइलेशन होगी। फर्स्ट स्टेप आप लिखो, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन। यहां पर क्या होगा, एक ATP मॉलिक्यूल आएगा, ये आप अच्छी तरह समझना। यहां पर एक ATP मॉलिक्यूल आएगा, इसमें कितने, यहां पर मैं लिखूं P बांड P, कितने फास्फेट है? तो एक फास्फेट यहां से रिमूव होगा। ये जो ग्लूकोज है, कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन। अच्छी तरह समझ, अंडरस्टैंड करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ATP से एक फास्फेट रिमूव होता है और कार्बन नंबर 6 पर ऐड होता है। क्लियर? पहले अंडरस्टैंड करो मैकेनिज्म क्या होता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इसके साथ ATP जुड़ जाता है, लेकिन ATP से एक फास्फेट जो है रिमूव होके इसके 6ठे कार्बन पर, 6th कार्बन पर अटैच होता है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन प्रोसेस, तो कहते हैं इसको फास्फोराइलेशन। मगर देखिए ये क्या है, ग्लूकोज, यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट।
फिर से मैं कहूं, क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में फास्फोराइलेशन होती है। तो फास्फोराइलेशन में क्या होता है, यहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल आता है, तो जिससे एक फास्फेट ग्रुप यहां से निकलता है, तो यहां पर 6 कार्बन है ग्लूकोज के, है ना, तो 6 कार्बन पर यह जुड़ जाता है। तो ऑन दैट बिहाफ दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, में शॉर्ट लिखूं ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो इस प्रोसेस को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। यहां पर कितने फास्फेट थे, 3, एक तो यहां से रिमूव होगा, आप क्या लिखेंगे हम, एडीपी, क्योंकि ये तो है यहाँ पर APPP, ठीक है, तो यहाँ पर जो P है ये रिमूव हो गया, अब ये रहा ADP, क्लियर। तो दिस कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पर एंजाइम जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेस या काइनेस एंजाइम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आइसोमेराइजेशन होगी। फर्स्ट वाज फास्फोराइलेशन, सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज, तो पहला क्या था, फास्फोराइलेशन, सेकंड स्टेप क्या होगा, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। तो 10th में आपने पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, आइसोमेराइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। फार्मूला में कोई चेंज तो नहीं होती है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो मैंने पहले ही कहा, ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, इसीलिए इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। जहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा उसी वक्त मुझे बता देना, ठीक है। तो इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब यहाँ आइसोमेराइजेशन होती है। तो आइसोमेराइजेशन क्या होती है, ये एल्डिहाइड के बदले यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होती है, कौन सा ग्रुप, कीटानिक ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, कीटानिक ग्रुप। मान लो यहाँ पर कीटानिक ग्रुप आ गया, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, कोई डिफरेंस नहीं है फार्मूला में, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ये तो ग्लूकोज था, आइसोमेराइजेशन हुई है, क्या बना, फ्रैक्टोज। अभी मैंने कहा ना, ग्लूकोज को हम फ्रैक्टोज में कन्वर्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ आइसोमेराइजेशन, फ्रैक्टोज को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्लूकोज में, बाय प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन। तो एंजाइम जो यहाँ पर आएगा दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरेस, आइसोमेरेस। तो यहां मिलेगा हमें फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट को, बाकी कोई चेंज नहीं होगी, क्लियर। वो था ग्लूकोज 6 फास्फेट, अब तो ये बन गया आइसोमेराइजेशन फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे शॉर्ट लिखूं मैं F6P, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर और एक फास्फोराइलेशन का स्टेप यहाँ पर होगा। तो यहां पर और एक ATP आएगा, ATP। तो यहां पर कितने कार्बन हैं, 6। तो अब क्या होगा, जो पहला कार्बन इसमें ATP है, इससे एक फास्फेट ग्रुप यहां से अब निकलेगा, वो ऐड होगा किस पर, कार्बन नंबर 1 पर, किस पर, कार्बन नंबर 1 पर। पहले तो कितने फास्फेट ग्रुप थे, 1, अब कितने आ गए, 2। क्या कहेंगे हम इसको, फ्रैक्टोज, हाँ 1 पर भी है फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज 1 पर भी है, 6 पर भी है, बिसफास्फेट। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है बिसफास्फेट, आप ये चेक करेंगे, अगर आपको साथ होगा, एनसीईआरटी है साथ, आप चेक करो, वहां पर लिखा है बिसफास्फेट, है लिखा है कि नहीं है, वो भी है, मैं कह रहा हूं वहां क्या लिखा है, बिसफास्फेट भी वही है, बाईफास्फेट और डाईफास्फेट, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी पर लिखा है बिसफास्फेट मीन्स बाईफास्फेट, मीन्स 2 फास्फेट, मीन्स डाईफास्फेट, क्लियर। तो एक फास्फेट पहले कार्बन पर है, एक 6 पर। सो दिस कॉल्ड एज फ्रैक्टोज 1,6 डाईफास्फेट और बिसफास्फेट या बाईफास्फेट, क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। सो यहां से एक फास्फेट चला गए, तो ये क्या देगा, ADP। सो दिस अनदर स्टेप। तो यहां पर भी ATP यूटिलाइज हुआ, इस स्टेप पर भी ATP यूटिलाइज हुआ,
को हमें यहाँ पर खर्च हुए ये पैसे, जो जेब में पैसे थे इन द फॉर्म ऑफ ATP, 2 हमने, मान लो 10 रुपया थे हमारे पास, 2 तो हमने यूटिलाइज किए। क्लियर, ये पॉइंट्स आप याद रखना। तो इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। जो फ्रैक्टोस 6 बाईफास्फेट है, बिसफास्फेट है, अब यहाँ पर लिसिस होगी, स्प्लिट होगी, ब्रेक डाउन होगा। इसमें कितने कार्बन हैं? 6। इसको डिवाइड करेंगे 2 में, क्या आएगा? C3C3। क्लियर। तो एक जो है दैट इज कॉल्ड एज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP शॉर्ट में लिखते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखो बोर्ड की तरफ देखो, कंफ्यूजन नहीं करना यहां पर। देखो बोर्ड की तरफ सारे देखो। पहले मान लो यहां पर ये है, हमें यहां से लिसिस होगी। क्लियर। तो एक ये आएगा C3, इसमें कौन सा ग्रुप आया? कीटानी ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर। तो दूसरा इसमें भी 3 है, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोग्लाइसराइड या 3-फॉस्फोग्लाइसराइड। सेकंड इज कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड या शॉर्ट में लिखते हैं 3PGAL। या फिर से मैं रिपीट करूं, यहां तक आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं? जो पहले से में ग्लूकोज फास्फोराइलेशन यहां पर हुई, ठीक है। फास्फोराइलेशन में क्या हुआ? ATP ऐड हुआ, किसको? ग्लूकोज के साथ। कहां पर? कार्बन नंबर 6 पर। तो इसने क्या दिया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये फास्फोराइलेशन हुई। तो उसके बाद आइसोमेराइजेशन हुई, ये ग्लूकोज फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हुआ, बाकी सेम रहा, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। अब तो क्या होगा, यहाँ पर और एक ATP ऐड होगा, मगर किस नंबर पर? पहले नंबर पर। तो ये क्या बनेगा? फ्रैक्टोज 1,6 बिसफास्फेट या बाईफास्फेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं? कंफ्यूजन नहीं रखना आपने अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब लिसिस होगी, यहाँ पर मान लो ब्रेकडाउन होगा, ये 3 कार्बन एटम अलग होंगे, ये 3 अलग होंगे। इसमें कीटाणु ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक। तो जो नीचे वाला प्रोडक्ट है इसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसराल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है। क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन मत है? अगर कोई कंफ्यूजन मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। नहीं है वो कह रहे, हाँ बताओ आप, कहां पर कंफ्यूजन है? सब ठीक? कंफ्यूजन कहां पर है? बताओ ना। है कहां पर? फिर से सुनो, मैंने कहा ग्लूकोज जो है, ठीक, तो ग्लूकोज को पहला स्टेप जो यहां पर होता है फास्फोराइलेशन। तो इसमें होता क्या है? ATP मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होता है। तो ATP सारा का नहीं, बल्कि एक फास्फेट यहां से निकलता है, तो वो कार्बन नंबर 6 पर ऐड होता है, तो जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आइसोमेराइजेशन होती है। आइसोमेराइजेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल सबस्टेंस कंपाउंड को स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, फार्मूला तो सेम रहती है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ पर ये अब तक क्या था? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब इसको आइसोमेराइजेशन हुई, ये तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रैक्टोज में। ग्लूकोज में CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो कन्वर्ट हुआ किस में? कीटानी ग्रुप में। सो दिस कॉल्ड एज फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। क्लियर। थर्ड पॉइंट, फिर से फास्फोराइलेशन होती है, फिर से ATP आता है। तो यहाँ पर अब पहले था 6 कार्बन पर आया कार्बन फास्फेट ग्रुप, अब कहाँ होगा? तो 2 फास्फेट ग्रुप आए, मगर एक्चुअली ये फ्रैक्टोज है, पहले कार्बन पर भी फास्फेट है, 6 पर भी फास्फेट है, तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्टोज 1,6, यानी 1 पर फास्फेट, 6 पर फास्फेट, 1,6 बिसफास्फेट। आप बाईफास्फेट भी कहेंगे, आप डाईफास्फेट। क्लियर यहाँ तक?
तो अब क्या होता है, ये बना हमारे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब यहाँ से लिसिस इसकी होती है, ब्रेक डाउन होता है, 3 कार्बन अलग चले जाते हैं, 3 कार्बन अलग चले जाते हैं, यानी 2 कंपाउंड से बनाता है। एक में 3 कार्बन होते हैं, दूसरे में भी 3 कार्बन। तो जो पहला होता है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटाणु ग्रुप, ये एक के साथ चला जाता है। सेकंड में एल्डिहाइड ग्रुप आता है, ये दूसरे के साथ चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रॉक्सी फॉस्फेट। इसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड, क्योंकि तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर हुआ? यहां तक फिर से कहूं तो ये स्टेप। अब क्या होता है, हमें क्या निकलना चाहिए? ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड देता है। ग्लूकोज क्या देता है? पायरुविक एसिड। ये जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये पायरुविक एसिड नहीं बनाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जब जो पायरुविक एसिड बनता है, क्या ये 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड से बनता है कि डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनता है? तो जवाब क्या है आपका? 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल। ये आप लिखो, द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड। शॉर्ट में आप लिखेंगे 3PGAD, आपकी एनसीईआरटी में भी शॉर्ट फॉर्म है। पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3PGL, नॉट फ्रॉम डाइहाइड्रॉक्सी यानी DHAP। अब तो क्या होगा, अगर यहीं से इसको क्या होगा, है ना, सवाल है ना यहाँ। हमें तो एक ही पायरुविक एसिड बनेगा, ये ज़ाया हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। बोर्ड की तरफ सारी देखो, ये इंटर कन्वर्टेबल है। इस 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड। आपको समझ में आएगी नहीं? ये जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड, ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी इसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तभी तो अगर आप देखेंगे किताब आपकी, वहां पर ऐसी एरो है ना, इट मीन्स दीज आर रिवर्सिबल। ये जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसमें? 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल। तो 3-फॉस्फो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इससे हम बनाएंगे पायरुविक एसिड। किसे बनाएंगे पायरुविक एसिड? फिर ये कन्वर्ट होता है इसमें, तो उससे भी पायरुविक एसिड बनेगा। कितने आए? 2 पायरुविक। क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहां पर लिसिस हुई तो 2 कंपाउंड्स बने, हर एक में 3 कार्बन एटम्स है। एक को हम कहते हैं डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सेकंड को कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? इतना ही बताऊं या और कहूं? ज्यादा मत हुआ? ज्यादा इतना ही पढ़ेंगे या और पढ़ेंगे? मुझे बताओ। कर पास। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो कल जो टॉपिक हमने शुरू किया था, दैट वाज ग्लाइकोलिसिस। तो इसके कुछ स्टेप्स हमने कल डिस्कस किए। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं रिकैप करूंगा कल का। कल मैंने बताया जो ग्लाइकोलिसिस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, इसकी लिसिस होती है, सेपरेट होता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स। इसमें बहुत से एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं ना, तो रिएक्शंस होते हैं। तो लास्ट पर पायरुविक एसिड प्रोडक्ट बनता है। तो इस पर 3 साइंटिस्ट हैं जिस पर उन्होंने काम किया है, एम्बेडेन, मेयरऑफ एंड पार्नस, इसलिए इसको EMP पाथी भी कहते हैं। तो यहाँ पर कल मैंने बताया ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। तो इसको पहले क्या होती है? फास्फोराइलेशन फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल आता है, तो इसमें से एक फास्फेट मॉलिक्यूल, यहाँ पर अगर यहाँ ग्लूकोज बनाएंगे, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो जो छठा कार्बन है, इसमें यहाँ से एक फास्फेट उठ के इस पर अटैच होता है, यहाँ पर ये ADP देता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज
6 फास्फेट, ये भी कल हमने डिस्कस किया। Yes, sir. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होती है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेस एंजाइम होता है, यहाँ पर आइसोमेरेस एंजाइम होता है, आइसोमेराइजेशन होती है, स्ट्रक्चरल चेंज, ये CHO के बदले यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप आता है, तो इसको हम फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। तो इसके बाद और एक स्टेप फास्फोराइलेशन की होती है, यहाँ पर फिर से एक ATP आता है जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा। तो यहाँ से पहले तो 6 कार्बन पर था, आप कहाँ पर आएगा, फर्स्ट कार्बन पर, तो यहाँ पर ADP हमें मिलेगा, दिस विल बी गिव एज फ्रैक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, बिसफास्फेट। क्लियर, Yes, sir. यहाँ तक कल हमने पढ़ा। तो इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज लिसिस, ब्रेक डाउन होता है Yes, sir. है ना। एल्डोलेस एंजाइम आता है यहाँ पर, एल्डोलेस, तो जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन होता है। एक तो हमें देता है ये डाईहाइड्रॉक्स एसीटोन फास्फेट, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो और एक कंपोनेंट यहाँ से आता है दैट इज कॉल्ड एज 3 फास्फोग्लाइसरल्डेहाइड, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। तो फिर मैंने कहा आपको ये बोथ रिवर्सिबल है, इंटरकन्वर्टेबल है। तो जो पायरुविक एसिड बनता है वो यहाँ से बनता है, मगर बाद में जो ये डाईहाइड्रॉक्सीएसीटोन फास्फेट होता है ये कन्वर्ट किस में होता है, 3 फास्फोग्लाइसरल्डेहाइड में। तो फिर वहाँ से और एक हमें पायरुविक एसिड बनता है। क्लियर। तो अब यहाँ तक हमने कल पढ़ा, Yes, sir. अब यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ये। अब यहाँ पर ले लूँगा, इसको मैं यहाँ खींचूँगा, यहाँ पर ले लूँगा मैं 3PGAL, इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, ठीक, Yes, sir. तो यहाँ पर हमें एक सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज HPO4 ये आएगा। अब ये इसके साथ कंबाइन होगा, इसके कितने कार्बन हैं, 3, 1 2 3। तो पहले का कार्बन थर्ड जो है कार्बन नंबर, उस पर फास्फेट है, इसलिए इसको 3 फास्फोग्लाइसरल्डेहाइड कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा भी आएगा, वो यहाँ पर आएगा, ठीक, तो यहाँ पर आएगा वो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1,3 डाई फास्फोग्लाइसरल्डेहाइड है, या 1,3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी बनेगा यहाँ, ठीक है। 1,3 डाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड या ग्लाइसरेट भी बोलेंगे। लेकिन इस रिएक्शन पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज NAD, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कभी कभी एग्जाम में आता है, पहले सुनो ये, कभी कभी एग्जाम में आता है इसकी फुल फॉर्म किसकी, NAD, निकोटीन एमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। लिखो, निकोटीन एमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड ये आता है यहाँ पर, ठीक। Yes, sir. तो इसके साथ ये जो फास्फोग्लाइसरल्डेहाइड यहाँ पर है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन Yes, sir. यहाँ से रिमूव होते हैं, इसके साथ कंबाइन होते हैं, तो दैट गिव्स NADH प्लस H पॉजिटिव। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर ये हम लेंगे NAD, ये सिंपल है, अब इसके साथ हाइड्रोजन मिला, यानी इसको कहेंगे रिडक्शन या रिडॉक्स कंपोनेंट है ये, तो ये इसके साथ कंबाइन होगा। सो ये क्या देगा, NADH प्लस H या H पॉजिटिव। सो ये रिड्यूसर यहाँ पर इसकी रिडक्शन होगी। अब तो सवाल पैदा होता है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, ये जो NAD है इसके साथ क्या कंबाइन हुआ, 2 हाइड्रोजन, तो ये कहाँ से आ गई, इनका सोर्स क्या है, ये नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो आपकी NCERT वहाँ पर लिखा है 2 इक्विवेलेंट रिडॉक्स
इक्वल टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स, यहाँ वहाँ पर दिया गया है टू इक्विवेलेंट रिडॉक्स कंपोनेंट्स हैं, टू हाइड्रोजन एटम्स। तो वो कहाँ से आते हैं? जो इसके साथ मिलते हैं और NADH बनाते हैं। ये सवाल आ सकता है। तो वो कहाँ से, इस जो ये फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है यहाँ से उठ के इसके साथ कंबाइन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। यहाँ कितने, ये जो इसमें 3 कार्बन है, पहले कार्बन पर भी फास्फेट और तीसरे कार्बन पर भी। तो यहाँ क्या होगा? एक ADP आएगा। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ पर पहले कार्बन से ये फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, वो इसके साथ कंबाइन होगा। ये क्या देगा? ATP। तो ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर हमें ATP फॉर्मेशन हुई। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन। मगर ये डायरेक्टली कहाँ से बना? सबस्ट्रेट से। ये ATP जो बना डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बना। दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, या आप लिखो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये आप पॉइंट नोट करो, सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, PR शॉर्ट में लिखो। ये लिखो आप, सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। पहले ये पॉइंट लिखो, बाद में बताऊंगा आपको। सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन यानी वो प्रोसेस जिसमें ATP बनेगा, प्रोड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्टली सबस्ट्रेट से, डायरेक्टली सबस्ट्रेट। तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, डिफाइन और सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब सबस्ट्रेट से डायरेक्टली क्या है में ATP प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये स्टेप आप याद रखिए। तो अब यहाँ से कितने फास्फेट थे? पहले 2 थे, एक तो चला गया ADP के साथ, उसने ATP दिया। अब क्या रहा? एक। इसको क्या कहेंगे हम? 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर है ना फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड। एक चला गया, अब तो 3 ही रहा। इसको लिखेंगे 3 नहीं 3 पर 1,3 यहाँ पर था, यहाँ पर है 3 कहाँ पर? यहाँ पर है ना, ये 1,3 डाइफास्फो यहाँ पर है ना, आप 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड यहाँ पर है। एक तो 1 वाला उठा यहाँ से, अब 3 है ना। हम क्या लिखेंगे? 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या लिखेंगे? 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, या ग्लाइसरेट भी लिखें। अगर ग्लाइसरेट लिखेंगे तो उस वक्त ये रहा एसिड, अगर ग्लाइसरेट उस वक्त इस तरह लिखते हैं। बोर्ड की तरफ देखो सारे। अगर COH तो फास्फोग्लाइसरिक एसिड, अगर यहाँ पर था क्या COO तो इस वक्त क्या है? ग्लाइसरेट भी। क्लियर? तो 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड या 3 फास्फोग्लाइसरेट। अब यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होगी। ये फास्फेट ग्रुप जो है किस कार्बन नंबर पर है? ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा दूसरे पर। क्या लिखेंगे हम? डाई कहाँ से आ गया? 2 आपने क्या कहा? 2 आपने क्या कहा? 2 आपने। देखो ये इसमें कंफ्यूजन होता है, ये गलत होता है अक्सर बच्चों को। मैंने कहा यहाँ से स्ट्रक्चरल चेंज हुई, ये फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर था, वहाँ से उठ के आप कार्बन नंबर 2 पर आ गया। तो क्या लिखेंगे? 2PGA, 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड दूसरे कार्बन पर। ये आप नहीं सोचना ये 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है। कभी कभी बच्चों से ये लगता है ये 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, आप यहाँ से 2 फास्फो, एक तो फास्फोग्लाइसरिक चला गया। ये वो नहीं है, ये क्या है? ये दूसरे कार्बन एटम पर। आपको क्लियर हुआ? ये मुझे भी कन्फ्यूजन था जब मैं 11th में था। तो उस वक्त हम समझे ये 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, तो ये 2 मेरे ख्याल में यहाँ से एक चला गया। अब ये 2 फास्फोग्लाइसरिक, ये वो नहीं है, बल्कि क्या यहाँ पर चेंज होती है, स्ट्रक्चरल चेंज। पहले 3 कार्बन नंबर पर था, अभी सेकंड पर आए। दिस विल बी कॉल्ड एज 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। क्लियर?
इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं खींचूंगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर एक एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड एज एनोलेस। एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एनोलेस। जब एनोलेस आएगा, इसमें से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस वाटर होगा, ठीक। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज 2-फास्फोएनोल पायरुविक एसिड। मैं शॉर्ट में लिखूं पीए, 2-फास्फोएनोल पायरुविक एसिड। एंजाइम कौन है यहाँ पर, एनोलेस। क्लियर। ये स्टेप आप रखेंगे याद। जब 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड बना तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल इसको माइनस होगा, एंजाइम कौन आएगा, एनोलेस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2-फास्फोएनोल पायरुविक एसिड। क्लियर। मगर कार्बन कितने हैं इसमें, शाबाश, ये है ना, कार्बन 3 है, 3C। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ लिखूँ 1 2 3। यहाँ पर है फास्फेट, ये भी तो है, सॉरी 2 पर है, 2 पर है, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पर और एक ADP आएगा, यहाँ पर और एक ADP आएगा, तो यहाँ से ये उठाएगा, ये तो क्या देगा, ATP। तो ये क्या रहा, PA, नहीं फास्फो चला गया ना, 2 अब चला गया ना, ये उठा यहाँ से, ये उठा यहाँ से, तो ये क्या देगा, पायरुविक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, 3। कुछ देखो आपको यहाँ कंफ्यूजन होता है, ये 2 आपको नहीं, मैंने कहा एक ही ना, मैंने एक का मैंने कहा बताया कि यहाँ पर क्या बना, पायरुविक एसिड। मैंने कहा इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन 3 है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला, पायरुविक एसिड। ये एक है। अब तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, पहले हमने ये लिया, सुनो, ये हमने लिया यहाँ पर 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, तो ये हमने कंटिन्यूस किया इस रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट क्या बना। अब तो ये है ना, यहाँ पर ये भी वेट कर रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाना है, मेहमान तो आया है, उसे कहाँ किस कमरे में बिठाना है, क्या करना है, क्या खिलाना है, तो ये बेचारा बैठा है इंतज़ार में। आप उससे कह रहे भाई आओ, जाओ इसमें घुस जाओ, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। किसमें, 3-फास्फो, जबान को एक हाथ से पकड़ो, फिर कहो कहीं ये निकल न जाए, 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। क्या, 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा इसमें, तो फिर से ये सेम साइकिल में चलेगा, तो 3-फास्फोग्लाइसरल सेम रिएक्शन फिर से। अब तक एक बना था पायरुविक, ये कन्वर्ट होगा, कितने बनेंगे, 2। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। क्लियर, क्लियर हुआ। अब तो यहाँ पर समरी बनाएंगे। देखो हमने इस्तेमाल क्या किया, एक तो ग्लूकोज किया नंबर 1, और ATP इस्तेमाल किया, और ADP इस्तेमाल किया, और NAD इस्तेमाल किया, और HPO4 इस्तेमाल किया। ये ना आप देखो, इसमें देखो है यही। सो दीज आर कॉल्ड एज इनपुट्स, दीज आर कॉल्ड एज इनपुट्स। तो आउटपुट क्या है होगा, ये देगा 2PA ग्लूकोज, ये देगा 2PA, ये क्या देगा, ADP, यहाँ पर है ना, ADP, ये क्या देगा, ATP, ये NADH+, ये यहाँ से ये इस्तेमाल होता है, ये तो इसमें यूटिलाइज होता है। क्लियर। और इसके अलावा हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। क्लियर। देखो फिर से हम रिपीट करेंगे, ग्लाइकोलिसिस, इसमें जो यूटिलाइज प्रोडक्ट होता है क्या है, उसमें ग्लूकोज, सोर्स है ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज जो है इसको फास्फोराइलेशन होती है, उसके बाद फिर आइसोमेराइजेशन होती है, उसके बाद फास्फोराइलेशन होती है, उसके बाद लिसिस होती है,
उसके बाद यहाँ पर है फिर से एक पॉइंट, यहाँ पर HPO4 इस्तेमाल होता है और इसकी यहाँ पर रिडक्शन होती है ना। तो उसके बाद ATP यहाँ देता है, फिर से 3PGA देता है, फिर से 2PG यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होती है। तो यहाँ पर आके फिर वाटर लॉस होता है, फास्फोएनोल पायरुविक एसिड देता है, फिर ATP बनता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से बताऊँ अच्छी तरह को, फिर से बताऊँ कि यहाँ क्लियर हुआ है? ठीक है, तो जब आप घर जाएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एक एक पॉइंट फिर से लिखेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से देखेंगे। सो जब तक आपको ये माइंड में इसकी इमेज बनेगी। अब तो यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है इसका फेट क्या है, अब इसका किस्मत क्या है, कहाँ दाखिल हो, क्या होगा इसका, दैट इज कॉल्ड एज फेट ऑफ पायरुविक एसिड। इसका तकदीर क्या है? तो इसके दो रास्ते हैं। किसके? पायरिस के दो इसके रास्ते हैं। एक रास्ता है इसको फर्मेंटेशन होगी या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगा। क्लियर? दूसरा रास्ता है ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो आपको उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तब तो साइटोप्लाज्म में ही फर्दर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या देगा ये? नंबर 1 इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और एनर्जी देगा। क्लियर? अगर ये तरीका है इसको तो तब ये फॉलो करेगा क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर इस पायरुविक एसिड को इस तरीके में जाना है या इस तरीके में जाना है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? लिंक रिएक्शन। वही लिंक रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर ये लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेबस साइकिल के दरमियान लिंक रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में आता है पॉइंट, व्हाट इज द लिंक रिएक्शन बिटवीन दिस ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेबस साइकिल, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये आपको लिंक रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्ब। ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या होती है, यहाँ पर फर्मेंटेशन क्या होगी, मेरे ख्याल में ये कल ले लेंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो मत है? ये क्लियर हुआ? फिर से मत कहूँ, क्लियर हुआ अच्छी तरह? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।